नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए राकेश मिश्र जी की एक कहानी लेकर आई हूँ। राकेश मिश्र जी बिहार के मुंगेर में रहते हैं। उनके 2 कहानी संग्रह बाकी धुआं रहने दिया, लाल बहादुर का इंजन प्रकाशित हो चुकी है। उन्हें प्रबोध मजुमदार स्मृति सम्मान, कृष्ण प्रताप स्मृति सम्मान अब तक दिया जा चुका है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी बाकी धुआं रहने दिया। बात उम्मीद के बाहर थी, लेकिन लोग बाग अगर अब भी दुनिया के टिके होने की सबसे भरोसेमंद टेक उम्मीद को ही मानते हैं, तो अविनाश को मात्र इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि अब वो किसी उम्मीद से बनारस आया था। वैसे उसे कोई खास उम्मीद थी भी नहीं कि जिस लड़की से उसका पिछले साल ही तिया पाचा हो चुका है, अब दोबारा उससे कोई नई बात शुरू हो जाएगी, या वो बीती बातों को भुला देगी, या उनमें से कोई ऐसी मुमकिन बात हो जाएगी जो पिछले दिनों दिल्ली के अपने एकाकी दिनों में वो सोचता रहा। सोचता क्या रहा, कहें कि लिखता रहा। दरअसल सिक्की ने उसे सुझाव दिया था कि डायरी लिखना अकेलेपन और ऊब से लड़ने का सबसे कारगर हथियार होता है, लेकिन अपने 1 साल के अनुभव से वो बता सकता है कि इससे ज़्यादा घातक काम और दूसरा कुछ है ही नहीं। घातक से ज़्यादा आत्मघातक। लिहाजा उसकी डायरी में हर एक 2-4 वाक्यों के बाद हत्या या आत्महत्या जैसे प्रसंग आ ही जाते थे। डायरी का आखिरी पन्ना लिखते समय उसने अपने मर जाने के बाद अपने आसपास के लोगों, दोस्तों, माँ बाप और उस लड़की की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा था। सोचते हुए उसे खासा गुस्सा आया था। क्या महसूस होगा उसे ये जानकर कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रह गया हूँ। एक आश्चर्य मिश्रित अफसोस के अलावा शायद ही उसकी कोई अलग प्रतिक्रिया हो। क्या इसी संबंध को लेकर मैं इतना उज्ज्वल था कि है कोई दुनिया में एक जिसकी नज़र में मैं निकृष्टतम अवस्था में भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। कमरे में पर्याप्त सन्नाटा था। उसने अपने मन को एकदम एकाग्र किया। उसे लगा कोई चीख कर कह रहा है, तो मर जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आवाज एकदम उसके पास से आई थी, या यूं कहें कि एकदम उसके दिल से। उसने एकदम से डायरी बंद कर दिया और बड़ी देर तक बिस्तर पर चित्त लेटे ऊपर चलते पंखे को घूरता रहा। अचानक उसे लगा कि पंखे से एक फंदा लटकता हुआ आकर सीधे उसकी गर्दन पर कस गया है और वो धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। वो लाख छटपटा रहा है, लेकिन उस फंदे की पकड़ ढीली ही नहीं हो रही। वो अपने बचाव के लिए चीखना चाहता था, लेकिन उसके कंठ से एक खूंटी सी कराह निकली। अपनी पूरी ताकत से उसने अपने हाथों से उस फंदे को अपनी गर्दन से अलग किया और झटके से उठकर बैठ गया। उफ, कितना भयानक सपना था। उस रात उसने तय किया कि बनारस वापस चला जाए। हालांकि चलते हुए वो इस आत्महत्या के प्रसंग से मुक्त नहीं हो पा रहा था। ट्रेन में सफर करते हुए भी वो इस संभावना पर लगातार विचार कर रहा था कि यदि इस ट्रेन की जबरदस्त दुर्घटना हो जाए और उसकी बोगी के अधिकांश लोग उसमें मारे जाएं और वो किसी तरह बच जाए, तो भागकर वो कहीं असम या मेघालय या अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा और नाम बदलकर रहने लग जाएगा। तब वो लोगों की प्रतिक्रिया जान पाएगा कि लोग उसके मरने को कैसे लेते हैं। ये सोचते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन फिर वो तुरंत ही संभल गया। उसे याद आया कि उसके ऐसे मुस्कुराने की अदा को वो लड़की जालिम कहती थी और अक्सर कहा करती थी कि जो लोग ऐसे मुस्कुराते हैं वे किसी के नहीं होते, एकदम पत्थर दिल होते हैं वे लोग। सुनकर पता नहीं क्यों उसे थोड़ी खुशी ही होती थी, और जब कभी भी उसे मौका मिलता तो वो इस अदा से उसके सामने मुस्कुरा जरूर देता। लड़की तुनक कर कहती, इस तरह मत मुस्कुराइए प्लीज, मुझे डर लगता है। तुम होते हो, मैं होता हूँ, बाकी सब धोखा होता है। अविनाश को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो लड़की उससे डर भी सकती है। वो थी भी 5 साल बड़ी। एशिया के उस सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में जब अविनाश बीए प्रथम वर्ष का छात्र हुआ,
तब वो एमए के अंतिम वर्ष के अंतिम दिनों में पहुंच चुकी थी। कुछ पुरानी वाकिफियत और जान पहचान के सिलसिले में अविनाश अक्सर उसके छात्रावास ज्योति कुंज आने जाने लगा था। वैसे भी वो बनारस में उन दिनों नया था और समय कैसे बिताया जाए जैसी बुनियादी समस्याओं से अक्सर परेशान रहता था। पहले तो लड़की ने उसके यूं रोज चले आने पर नाराजगी महसूस की, परंतु जब एक बार अविनाश ने 3-4 रोज के लिए कहीं बाहर चला गया तो उसे महसूस हुआ कि दरअसल वो अविनाश की उपस्थिति की आदी हो चली थी। चौथे दिन जब अविनाश उससे मिलने पहुंचा तो वो एकाएक बहर पड़ी। कहाँ चले गए थे आप? यदि कहीं जाना ही था तो बताकर जाना चाहिए था ना। यहाँ कितनी परेश आगे कहते कहते लड़की रुक गई। अविनाश ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन से शायद दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर अधिकार बोध सा स्थापित हो गया। अब अविनाश को यदि कहीं बाहर जाना होता तो लड़की को बताकर चला जाता, और यदि लड़की को भी किसी शाम को कहीं जाना होता तो वो पहले से बता देती। एक शाम जब वो उससे मिलने पहुंचा तो वो काफ़ी घबराई और डरी सी थी। पूछने पर उसने बताया कि कल वो अपनी कविताओं की रिकॉर्डिंग के बाद जब रेडियो स्टेशन से लौट रही थी तब वो एक अजीब मुसीबत में फंस गई। दरअसल बनारस में रेडियो स्टेशन खासे बदनाम मोहल्ले मड़वा डीह में स्थित था। रिकॉर्डिंग कराकर जब वो निकली तो अंधेरा हो चुका था। अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिशा भ्रम सा हो गया और वो हॉस्टल लौटने से उल्टे रास्ते पर बढ़ गई। वहाँ कुछ ऑटो वालों ने उसे ऐसी वैसी समझ लिया और घेर कर कहाँ जाना है, चलो हम ले चलते हैं टाइप फिक्रे कसने लगी। तभी संयोग से उधर से 4-5 शरीफ लड़के निकले जो एमबीए के ताज़ा रंगरूट थे और उस इलाके में अपनी कंपनियों की माल की खपत के सर्वेक्षण के सिलसिले में आए थे। उन्होंने उसे वहाँ से निकाला और सुरक्षित हॉस्टल पहुँचाया। बताते हुए वो अब भी काँप रही थी। पहली बार अविनाश की इच्छा हुई कि वो उसे छू ले, उसकी बाहों को सहला दे या उसकी पीठ पर हाथ रखकर दिलासा दे दे। चलते समय उसने निहायत बुजुर्गाना अंदाज में कहा, आइंदा से जहाँ भी जाना हो मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लड़की ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अविनाश ने उस दिन पहली बार उसे तुम संबोधित किया था। संबोधन के इस बदलाव को अविनाश सहज ही लेता, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि लड़की का एक सहपाठी उसे तुम कहकर बात कर रहा था तो उसने तत्काल टोक दिया, राम विनय जी, ये आपने तुम क्या लगा रखा है? मैं तो आपको आप ही कहती हूँ। राम विनय जी खासे लड़खड़ा गए। नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं, आपको मित्रवत। अविनाश ने अपने आप को खासा चौड़ा महसूस किया। देखो, इसके सहपाठी तक इसे तुम नहीं बुला सकते, और वो जो कि उससे 4-6 साल पीछे है उसे सरेआम तुम कह सकता है। उसने राम विनय के सामने ही उससे कहा, अच्छा सुनो, तुम बात करो, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए ना, बातें तो बस हो चुकी हैं, मैं चलती हूँ आपके साथ। राम विनय खासे आहत हुए। वे चुपचाप हाँ हाँ ठीक है कहते हुए निकल गए। लड़की इत्मीनान से अविनाश के साथ रिक्शे में बैठ गई। उस दिन अविनाश ज़्यादा आत्मविश्वास और भरोसे से रिक्शे में बैठा। पहले भी वो रिक्शे में उसके साथ बैठता रहा, परंतु थोड़ा सिकुड़ कर, कहीं कुछ छू न जाए के भाव से। आज अविनाश ने महसूस किया कि उसके कंधे जो लड़की के कंधों को छू रहे थे, वहाँ लड़की ने अपने कंधे का दबाव बढ़ा दिया। उससे हटाने या बचाने की कोई कोशिश नहीं की। अविनाश ने महसूस कर लिया था कि लड़की ज़रूर कुछ बुन रही है और उस बुने जा रहे ताने बाने में ज़रूर उसका एक अहम स्थान है। इसका एहसास अविनाश को उसकी बातचीत से भी हो रहा था। एक दिन लड़की ने कहा कि लोग अब उसके यूं लगातार आने और हमेशा साथ घूमने फिरने पर ताने कसने लगे हैं। तो तुम क्या सोचती हो? अविनाश ने धड़कते दिल से पूछा। कुछ नहीं, कहते रहे लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब हम ठीक हैं तो किसी के कहने से क्या होता है? लड़की कहीं शून्य में देखती हुई कह रही थी। सही बात है, हमें लोगों से ज़्यादा अपने आप पर यकीन होना चाहिए। वही तो, और मुझे अपने आप पर बहुत यकीन है। लड़की ने शून्य से नजरें हटाई नहीं। तुम मुझसे निश्चिंत रहो, मुझे इस तरह के किसी संबंध में यकीन नहीं। यार व्यार तो बिल्कुल नहीं।
मैं तो शर्त लगा सकती हूँ कि मुझे किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। लड़की पुरवरत खोई रही। अविनाश को थोड़ी चुभन सूझी। उसने लड़की का हाथ जबरदस्ती अपने हाथों में ले लिया। तो लगी शर्त 100 रुपए की। मुझे लगता है तुम्हें किसी न किसी से प्यार हो ही जाएगा। लड़की ने थोड़ा अजीब सा मुंह बनाया और कहा, ठीक है, लेकिन यदि आप कहीं फिसल गए किसी पर तो 100 रुपये मेरे। वो एक मुस्कुराहट थी जो अक्सर शून्य से लौटने पर आ जाती थी। और एक दिन जब अविनाश उसके साथ 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठा था और लड़की अपनी परीक्षाओं, अपने करियर और अपने भविष्य पर लगातार बोले जा रही थी और अविनाश सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे पा रहा था कि अचानक लड़की बोलते बोलते सुबकने लगी। अविनाश चुपचाप उसे देखता रहा। दरअसल वो 2-3 दिन से महसूस कर रहा था कि लड़की किसी भी बात पर कभी भी रो सकती है। थोड़ी देर में लड़की संयत हुई और दोनों चुपचाप हॉस्टल की ओर लौटने लगे। रिक्शा जब महिला छात्रावास के पास रुका तो उससे दोनों उतर आए। लड़की काफ़ी देर तक हॉस्टल के बाहर चबूतरे पर बैठी रही। वो थोड़ी थोड़ी देर में हिचकी लेने जैसा सुबक उठती। अविनाश चुपचाप उसके बगल में बैठा था। तभी लड़की ने अपना चेहरा उठाया और कहा, कल मुझसे 100 रुपये ले लेना, मैं शर्त हार गई। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी हार गया, अविनाश ने धीरे से कहा। लड़की ने अपना चेहरा पोंछा और चुपचाप उठकर हॉस्टल चली गई। अविनाश कुछ देर यूं ही अकेले चबूतरे पर बैठा रहा। हॉस्टल की ओर जाती हुई लड़की के पैर उसे अपनी जिंदगी की ओर आते हुए महसूस हो रहे थे। थोड़ी देर में वो भी उठकर अपने हॉस्टल की तरफ चला। उसे महसूस हुआ कि हॉस्टल की ओर जाते हुए उसके पैर लड़की की जिंदगी की ओर जा रहे हैं। देखने से विपरीत दिशाओं में जाते हुए भी दोनों एक ही दिशा में आ रहे थे। ये वो दिशा थी जहां सभी दिशाएं खो जाती हैं। वो मार्च की गुनगुनी हवा जैसी कोई चीज थी जिसमें अविनाश पागल हुआ जा रहा था। लेकिन उसने देखा कि लड़की जैसे अपने इस निर्णय से किसी सदमे में आ गई थी। वो अविनाश को देखती और उसकी आंखें डबडबा जाती। कभी कभी उसके चेहरे पर ऐसी लाचारगी और बेबसी आ जाती जैसे वो हरगिज हरगिज नहीं आना चाहती थी इस रास्ते पर। ये उसका रास्ता नहीं था। उसे याद था कि उसके भाई ने अपनी जिद और भरोसे से उसका एडमिशन इस विश्वविद्यालय में कराया था। नहीं तो एक परंपरागत दक्षिण भारतीय परिवार की तरह उसका परिवार संस्कृत में उसके बीए ऑनर्स की डिग्री से पर्याप्त खुश था। अब जबकि उसे एक सुयोग्य सुदर्शन वर मिलना ही मिलना था, तब भाई ने उसकी प्रतिभा, उसकी काबिलियत पर अपना भरोसा जताया और बजाय वो किसी के घर बच्चे स्टेटस संभालने संभालने के अपना करियर, अपना भविष्य संभालने यहाँ आई थी। यहाँ उसे संभल संभल कर चलना था और वो चली भी, लेकिन ये अनजाने में किस डगर पर बढ़ गई। अपनी उस मुस्कुराहट और विवशता में वो इतनी निश्चल और पवित्र लगती थी कि अविनाश की इच्छा उसके माथे से अपने होठ सटा देने की होती। और एक दिन उसने ऐसा किया भी। अविनाश के कमरे में जब एक दिन अविनाश की डायरी पर मनोयोग से झुकी थी, उसने हठात उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। लड़की के पूरे वजूद में कंपन हो आया। हल्के कांपते चेहरे पर उसकी मुंदी हुई पलकें। अविनाश की हथेलियों में जैसे उसका चेहरा नहीं, किसी खरगोश का बच्चा या कोई सहमा सा बारिश का शोर था। उसका समूचा चेहरा जैसे किसी धीमी आंच में तप रहा था। उसकी सांसें तेज चलने लगी। अविनाश ने उसके चेहरे को छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी तेज सांसों और बंद पलकों के साथ वैसी ही मूर्तिवत बैठी रही। अविनाश भी सिर झुकाए बैठा रहा। उसके मुंह में अभी तक उसके माथे के स्पर्श का स्वाद था। अविनाश चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। बाहर की धूप उसे थोड़ी सांवली सी लगी और हवा में ठंडक दी। थोड़ी देर में वो फिर से कमरे में वापस आया। लड़की वैसी ही डायरी पर झुकी थी। अविनाश को ये ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा था कि लड़की ने उसके इस कदर चूम लेने को कैसे और किन अर्थों में लिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, वापस चला जाए। लड़की ने चुपचाप डायरी रखी और अपना पर्स उठा लिया। हाँ, चला जाए।
वापसी के रास्ते दोनों चुप थे। अविनाश की आंखों में जैसे किसी अदृश्य के देखे जाने का खुमार था, तो लड़की किसी खूबसूरत गुनाह के रोमांच में आंखें नीचे किए रही। धीमे से लगभग फुसफुसाती हुई अविनाश की आवाज आई, तुमने बुरा तो नहीं माना? किस बात का? लड़की के होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट खिल गई। वो सब वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो यूं ही पता नहीं कैसे। वो एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी। लड़की का हौसला आ गया। उतरते उतरते बोली, अपनी डायरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लगभग दौड़ते हाँफते हुए अविनाश अपने कमरे में पहुंचा। उसने खूब उलट पुलट कर देखा। डायरी में कहीं कुछ नहीं लिखा था। सिर्फ एक जगह पान के पत्ते का तीर बिंधा हुआ एक चित्र था, जिस पर एक बिंदी चिपकी हुई थी, लड़की के माथे की बिंदी। साधारण चालू और तीसरे दर्जे के उस प्रेम के प्रतीक में न जाने क्या था कि अविनाश की आंखें छलछला आईं। उसने प्यार और अनुराग से उस पान के पत्ते की सी चित्रकारी को सहलाया। भीगे मन से अविनाश ने डायरी बंद की। लेकिन अविनाश की दुनिया में अब ढेर सारे शब्द थे। जब वो लड़की से मिलता तो उसके पास बताने के लिए इतना कुछ होता कि वो खुद चकरा जाता कि वो इतना कुछ जानता है। वो लगातार सुर में बोलता जाता। बोलता वो पहले भी था, भाषणों, वाद विवादों, प्रतियोगिताओं में, परंतु पहले उसे स्वयं के बोलने में वजन नहीं महसूस होता था। अब तो एक एक शब्द जैसे वजनदार अभिव्यक्ति का साकार स्वरूप था, जिसके भार तले लड़की की पलकें मूंदी जाती थी। ये एक अजीब फलसफाना मंजर था, जिसमें अविनाश के कंधों को हमेशा उस लड़की के सिर का इंतजार होता था। जहां पेड़ में 4 दाने लगे, वहीं दुनिया भर के निशाने लगे। अविनाश अब उस लड़की के साथ इतना सहज था कि उसकी इच्छा हमेशा उसका हाथ पकड़कर घूमने की होती। अपनी इस इच्छा में वो पैदल ही समूचे बनारस का चक्कर काट आता। वो 80 घाट से पैदल चलता हुआ दशाश्वमेध पहुंच जाता और वहां यूं ही बैठा बैठा लड़की के बारे में सोचता रहता। लड़की उसके साथ घूमती जरूर, लेकिन शाम को। बाकी समय उसकी अन्य व्यस्तताएं थीं। उन परीक्षाओं के बाद उसकी अपनी परीक्षा, जो कि असली परीक्षा थी, शुरू होनी थी। यहीं से उसके आगे की जिंदगी के रास्ते निकलने थे कि वो खूबसूरत रंगोली बने हुए दरवाजे पर किसी रजनीकांत नुमा अपने पति के साथ खड़ी होकर अपनी क्लोजअप मुस्कान से वेलकम कहती हुई लोगों का स्वागत करेगी, या जिंदगी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों को अपने आत्मविश्वास भरे कदमों से समतल बनाते हुए चलेगी। पहले रास्ते के बारे में सोचते हुए उसे उबकाई आने लगती। उसे दूसरे रास्ते पर अविनाश के साथ चलना था, इसलिए अविनाश को अभी अकेले घूमना था। लाख निजता बरतने के बावजूद उसके समूचे डिपार्टमेंट में शोर था कि सरिता यानी लड़की का स्क्रू ढीला हो गया। राम विनय जी, जो उससे तुम का यानी मित्रवत रिश्ता रखना चाहते थे, इस समूचे प्रकरण को लेकर खासे उत्साहित थे। जानते हो मित्र, ये अनाचार तो विभाग को ले डूबेगा। प्रारंभ में तो मुझे यही भान था कि बालक अनुजवत है और लघु भ्राता समान स्नेह का आकांक्षी, परंतु ये तो परिणात्मक व्यभिचार है। लड़की की सहेलियां भी इस समूचे प्रसंग से खासा बौखलाई थी। पहले तो उन्होंने उसे समझाया, यह सिर्फ आकर्षण है, इतना छोटा है वो तुमसे, देखो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। अक्सर बजाय खींचने या कुढ़ने के, उसके चेहरे पर एक अजीब सी आश्वस्ति भरी मुस्कान खिल जाती। कभी कभी वो अविनाश से इन लोगों की शिकायत भी करती, लेकिन इस शिकायत में कोई पीड़ा नहीं होती। एक दिन तो हद हो गई। दोनों एक पूरा दिन साथ बिताने की गरज से सारनाथ चले आए। मौर्य साम्राज्य की आखिरी और सबसे मजबूत प्रतीकों के खंडहर से गुजरते हुए बुद्ध के आधुनिक पैगोडे वाले परिसर में पहुंचे। वो शायद उस मंदिर के प्रधान पुजारी का रिहायशी इलाका था, जो जरा हटकर बना था। खूबसूरत लॉन और फूलों की क्यारियां थी। लोगों की आवाजाही भी इस इलाके में कम थी। लॉन में बैठते ही लड़की का चेहरा खुद ब खुद उसने सीने पर टिक गया। एक सुनहरी धूप छांव के बीच लड़की के अस्पष्ट अस्फुट से शब्द स्वाति की बूंदों की तरह अविनाश के कानों में मोतियों की शक्ल ले रहे थे। लव यू अवि, आई लव यू। अविनाश का हाथ अपने आप अविनाश का हाथ अपने आप
उठता हुआ उसकी पीठ पर आ गया। दोनों जैसे समुद्र के बीचों बीच किसी गुब्बारे में कैद हो गए हों। तभी गुब्बारे को फोड़ती एक आवाज आई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? दोनों ने चौंक कर देखा। चादरधारी एक भिक्षु सीधे उत्तर वैदिक काल से निकलता हुआ साक्षात उनके सामने खड़ा था। अविनाश सकपका गया, लेकिन लड़की ने अपना चेहरा उसके सीने से हटाया तक नहीं। देखिए, ये एक पवित्र जगह है, ये ऐसे कामों के लिए नहीं है। उत्तर वैदिक होठ पुनः फड़फड़ाए। लड़की पूर्ववत बैठी रही। भिक्षु अपनी इस हेठी से तिलमिला गया। वो लगभग कांपता हुआ दोनों के ठीक सामने आ गया। अविनाश की स्थिति एकदम विचित्र लग रही थी, लेकिन भिक्षु को यूं सामने खड़ा देख लड़की के मुंह से फुसफुसाने जैसी आवाज निकली। किस तरह का काम करने की मनाही है यहाँ? सारे संसार को प्रेम और करुणा का उपदेश देते फिरते हो और स्वयं इतने अभद्र और लंपट हो। चलिए चलिए, निकलिए यहाँ से, जाइए। वो लगभग चिल्लाने पर उतारू हो गया। जा रहे हैं, वैसे भी हम यहाँ घर बनाने नहीं आए। इत्मीनान से उठते हुए लड़की अविनाश का हाथ थामे छोटे कदमों से लॉन से बाहर आ गई। बाहर आकर दोनों वैसे ही निशब्द हाथ पकड़े चलते रहे। काफी बोल्ड हो तुम, भते की घी बांध दी तुमने, अविनाश ने धीरे से कहा, तिरछा मुस्कुराते हुए। आपने बोल्ड बना दिया है, कहते हुए लड़की खिलखिला दी। शोर ये भी था। लड़की अपनी स्वतंत्रता और उसकी चमक में हमेशा नहाई हुई सी लगती थी। उसकी आवाज़, उसकी चाल और व्यवहार में एक अनोखी रुमानी अल्हड़ता आ गई थी। उसकी सहेलियां जो उसके साथ पढ़ती थी वो भी उससे खफा थी, लेकिन उसने इसकी रत्ती भर परवाह नहीं की। जूनियर लड़कियों से बेतकल्लुफी होकर दोस्ती कर ली। ज्योति कुंज छात्रावास में इस तरह की बेतकल्लुफी एक दिलचस्प घटना थी। कहाँ तो तमाम सीनियर दीदियां हमेशा हिदायत की चाबुक लिए खड़ी रहती, और कहाँ ये सुरुदी तो जैसे उनकी सहेली ही हो गई। जब भी मौका मिलता वे उनके कमरे में चली आती और शुरू हो जाता धमा चौकड़ियों का सिलसिला। इतनी प्यारी दीदी। वो उन तमाम लड़कियों से तमाम विषयों पर बातचीत करती, उनके विचार, उनकी जिज्ञासाएं जानती, उनके फैशन और हेयर स्टाइल पर कमेंट करती और कभी कभी यूं ही मुस्करा भी देती। इन बच्ची सहेलियों में एक लड़की रमूला उसे सबसे ज़्यादा अजीज थी। गोरी, चिट्टी, खूबसूरत, बॉबी डॉल जैसी लगने वाली इस लड़की की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो शिवाजी सिंह की छोटी बहन थी। शिवाजी सिंह विश्वविद्यालय के ठाकुर राजनीति के सरगना थे। कहने को वे अभी तक रिसर्च स्कॉलर थे, लेकिन किस विभाग में ये शायद किसी को पता था। विश्वविद्यालय में हर एक विभाग में उनकी पैठ थी। सरिता की पहचान रमोला से बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में हुई थी। रमोला के विभाग में फ्रेशर पार्टी थी। बीए प्रथम वर्ष की छात्रा रमोला को उस पार्टी में बॉबी डॉल का खिताब दिया गया। पार्टी के शोर और घबराहट में बेचारी रमोला को लगा कि लोग उसे बॉबी जैसा कुछ कह रहे हैं। ठेठ ठाकुरों के खानदान में पली रमोला को बॉबी नाम सुनते ही कपकपी छूट गई। 80 के दशक में राज कपूर की बॉबी यानी डिम्पल कापाड़िया की बिंदास और सेक्सी छवि उसके ज़हन में घूम गई। देर सवेर तो भैया को भी पता चल ही जाएगा कि लोग उसे बॉबी मतलब सेक्सी कहते हैं। अब किसका नाम ले, किसका मुंह पकड़े। भैया तो उसी को दोष देंगे, शायद पढ़ना भी बंद करवा दें। तालियों के शोर से किसी तरह पीछा छुड़ाते हुए वो लगभग भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर हिचकियाँ लेने लगी। लोग परेशान। कहाँ तो इसे मिस फ्रेशर बनने पर खुश होना चाहिए, ट्रीट देनी चाहिए, और ये लड़की जार जार रो रही है। तब वो किसी से चुप नहीं हो रही थी। जब सरिता ने कुछ अपनेपन का भाव जानकर सिसकते हुए बोली, सरूदी, मैं तो पूरे कपड़े पहनकर वहाँ थी, मैं लोगों ने मुझे बॉबी क्यों कहा, बॉबी क्यों कहा, भैया जानेंगे तो। सरिता ने उसके विभाग की अन्य लड़कियों से जब जानकारी हासिल की तो ठठाकर हंस पड़ी। पगली, वो लोगों ने तुम्हें बॉबी नहीं बारबी कहा, बारबी डॉल, वो गुड़िया जो दुकानों पर मिलती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तो होती है। रमोला ने एक दिन यह जानकर कि सरूदी को उसके विभाग के कुछ लड़के संस्कृत में चढ़ाते हैं, चुपके से अपने भैया से कह दिया
और एक दिन जब शिवाजी सिंह की मोटरसाइकिल विभाग के सामने रुकी और राम विनय जी को बुलाकर जब भातृवृत्त उन्होंने कुछ समझाया, तो वे और उसके मित्रगण पुरुषश भाग्यम की जगह अपने भाग्य की खैर मनाने लगे। अविनाश से ये पूरा वाकया बताते हुए सरिता चहक रही थी। आप देखते अभी क्या हालत थी राम विनय जी की, अब तो मित्रवत से सीधे भगनीवत पर उतारी देते हैं। शिवाजी भैया को आपने देखा नहीं होगा, क्या खूंखार पर्सनालिटी है, किसी दिन मिलवाऊंगी मैं आपको। अविनाश चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहा। शिवाजी भैया के खूंखार पर्सनालिटी के बयान के बीच उसे अपना अस्तित्व गुम सा लग रहा था। राम विनय जी का यूं खिसियाकर सरिता को छेड़ना अविनाश को असहज लगने के बावजूद एक विजय का एहसास देता था। लेकिन जब आज शिवाजी सिंह ने अपने खूंखार व्यक्तित्व से राम विनय को हड़काया, अविनाश को जैसी अपनी गर्दन उसके पंजे में महसूस हो रही थी। वो लगभग रुआंसा हो आया। सरिता ने जब अविनाश को यूं गुमसुम देखा तो उसे जैसे होश आया। उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या हुआ? आपको कुछ गलत हुआ? क्या कुछ गलत हुआ? अविनाश को लड़की पर तरस आ गया। उसने धीरे से लगभग समझाते हुए अंदाज में कहा, देखो सरू, शिवाजी के बारे में मैं भी जानता हूँ। ऐसे लोग बिना अपने फायदे या मतलब के कुछ भी नहीं करते। आज तुम यदि इनसे कोई मदद लोगी तो कल को ये भी तुमसे कोई फ़ायदा उठाना चाहेंगे। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा बाबा, मान गई आपकी बात, रहेंगे दूर उनसे। लड़की को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक दिन जब वो अपने विभाग जाने के लिए निकल रही थी कि एक साथ 10 मोटरसाइकिलें उसके सामने रुकी। वो घबराकर चौंक कर जब तक संभलती, शिवाजी उसके सामने थे। सरिता, कैसी हो? अब तो वे लोग तुम्हें परेशान नहीं करते? नहीं नहीं भैया, अब ठीक है सब। एक कृतज्ञता भरी आवाज़ निकली। देखो, मैं यहाँ एक खास काम से तुमसे मिलने आया हूँ। शिवाजी सिंह की आंखें जैसे उसे तौल रही थी। सारे मोटरसाइकिल सवार टकटकी बांधे उसकी ओर देख रहे थे। जी जी, मुझसे? सरिता की आवाज़ फंस रही थी। हाँ, सुना तो होगा कि कोई विदेशी महिला हमारे बनारस में आकर एक फिल्म बनाना चाह रही। जी जी, वो दीपा मेहता वाटर। हाँ हाँ, वही वाटर पानी। साली, जिसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की कोई तमीज़ नहीं, वो हमारे समाज की नंगी तस्वीरें खींचकर विदेशों में हमारे देश का नाम खराब करना चाह रही है। लेकिन वो तो विधवाओं पर। विधवा सधवा कुछ नहीं, पूरा नंगई फैलाने का इरादा है उसका। आखिर हम लोग इस शहर, इस देश में रहते हैं, इसके प्रति कोई फर्ज बनता है कि नहीं अपना? जी जी, बनता तो है, लेकिन छोड़ो। अब हम लोगों ने तय किया है कि महिलाओं का एक जुलूस इस फिल्म के खिलाफ निकालेंगे। वैसे महिलाओं का इंतज़ाम तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन वे लोग सिर्फ जुलूस में शामिल हो सकती हैं। आखिर कोई जुलूस में भाषण देने वाला भी तो होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि तुम अपनी 2-4 सहेलियों के साथ कल जुलूस में आओ। एक 10 मिनट का स्पीच दे देना। लेकिन भैया, मैं कैसे फिर एग्ज़ाम? वो सब छोड़ो, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स चाहिए मुझे बता देना। कहते हुए शिवाजी सिंह ने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया। बाकी मोटरसाइकिलों पर सवार हेलमेट के अंदर से वैसे ही ठहाके उस मजबूत ठहाके में शामिल हो गए। ठहाकों की आवाज़ के साथ ही मोटरसाइकिलों के स्टार्ट होने की आवाज़ भी आई, और उन सब आवाज़ों के बीच एक महीन किंतु बहुत ठोस, लगभग ठनकती सी आवाज़ सरिता के कानों में पड़ी। आना ज़रूर सरिता, ये मेरी इज्जत का सवाल है। शाम को जब अविनाश आया तो वो काफ़ी भरा हुआ था। जानती हो सरू, हम कितने पिछड़े और बर्बर शहर में रह रहे हैं। कहने को हम लोकतंत्र में हैं और अब व्यक्ति का अधिकार हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन कहाँ है व्यक्ति का अधिकार? एक फिल्मकार इतिहास के किसी कालखंड पर फिल्म बनाना चाह रही है और ये कुछ भाड़े के गुंडे और स्वयंभू मठाधीश इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के नाम पर कलंक साबित कर रोकना चाहते हैं। सरिता के कानों में हथौड़े बज रहे थे। दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। वो किसी तरह बातचीत का रुख मोड़ना चाह रही थी। वो सुबह की अपनी घटना के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन अविनाश का रुख देखकर कुछ बोलने का साहस नहीं हो रहा था। सामने गंगा अपनी सहज गति से बहती जा रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि अभी कोई तेज लहर उठे और दोनों को बहा कर ले जाए, लेकिन अभी मृत्यु की रोमांटिक चाहना से जीवन के यथार्थ का सामना ज़्यादा बड़ा सवाल था।
और इस यथार्थ में शिवाजी सिंह था, उसकी इज्जत थी। इसी यथार्थ में अविनाश और उसके सोचने का तरीका था। सरिता अविनाश के सोचने के तरीके में शामिल हो सकती थी, लेकिन ये भी तो देखिए, इतने प्रबुद्ध लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर कोई तो बात होगी। सरिता ने नजरें नीची रखकर ही कहा। प्रबुद्ध लोग? कौन है ये प्रबुद्ध लोग? नाम पढ़ा है तुमने अखबारों में? एक तो वही अपने अध्यापक है राजनीति शास्त्र वाले, पिछले ही दिनों अपनी छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, और कुछ हैं गुमनाम से मठों के मठाधीश, किसी पौराणिक ग्रंथों के स्वयंभू भाष्यकार। लेकिन हमें इनका मत भी तो जानना चाहिए, ये भी तो लोकतंत्र का तकाजा है। लोकतंत्र का तकाजा? लोकतंत्र का तकाजा है कि इनका मत जानना चाहिए, इन्हें विरोध करने का हक है। लेकिन ये विरोध कहाँ कर रहे हैं? ये तो अपनी बात मनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ का डीएम तक कह रहा है कि हम लोगों से सलाह करके ही कोई अनुमति दे सकते हैं। तो क्या ये सरासर गोरखधंधा है? इन लोगों का क्या कोई संवैधानिक इकाई है? कुछ नहीं। एक कोई स्वयंसेवक है, वो निर्माता से इस फिल्म के वितरण का अधिकार मांगने गया था। नहीं मिलने पर उसने ये सब बखेड़ा किया है, और जब तमाम लोग उसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन आप ये सब इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस शहर के वाकई जो प्रबुद्ध लोग हैं वो तमाम लोग इस बात को उठा रहे हैं। कल इसी गंगा घाट के तट पर तमाम बुद्धिजीवी काशीनाथ सिंह, बच्चन सिंह, ज्ञानेंद्रपति आदि इकट्ठा हो रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए हम लोग भी आएंगे। सरिता अचानक झल्ला गई। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है यहाँ। मेरी परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कैसी बात कर रही हो सरू? ये कोई राजनीति नहीं है, ये सच में पक्ष में खड़ा होना है। और आज यदि हम बोलने से बचेंगे तो भविष्य में हम सदा के लिए गूंगे कर दिए जाएंगे। सरिता निरुत्तर थी, एक आवेग में थी। आखिर अविनाश की इन्हीं अदाओं से तो वो दीवानी थी, लेकिन आज वो खुलकर उसकी तारीफ तक नहीं कर पा रही थी। उसके अपने मन का चोर उसे आज ठीक से नजरें नहीं मिलाने दे रहा था। लौटते समय उसने गौर से गंगा के पानी को देखा। इतनी गंदी होती जा रही है ये। उसे मिलिंद प्रश्न का वो प्रसंग याद आ गया, जब भिक्षु नागसेन राजा मिलिंदर से जीवन की निरंतरता को व्याख्यायित करते हुए पूछता है, राजन, क्या ये वही जल है जो एक क्षण पहले था? नहीं बनते, वो तो बह गया। क्या ये वही जीवन है जो कल था? सरिता ने सोचा। बहुत देर बाद भी उसे इसका कोई उत्तर नहीं मिला। पैरों के पास की हरी घास को दरोगा का भैंसा चढ़ गया। रात भर सरिता सो नहीं सकी। भयानक और बुरे सपनों की आवाजाही में करवटें बदलती रही। कभी वो देखती कि शिवाजी सिंह उस बौद्ध भिक्षु का चीवर पहने हुए संस्कृत या पाली में कोई भयानक सा मंत्र उच्चार रहे हैं। अचानक उनकी नज़र सरिता पर पड़ती है। इस पवित्र चैत्य भूमि में तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? घिघियाती हुई सी उसकी आवाज़ निकली। जी, मैं तो आपके कहने से नहीं, मेरे कहने पर नहीं, परंपरा की रक्षा के नाम पर। फिर उनका चेहरा तेजी से बदलता हुआ एकदम भयावह हो जाता। परंपरा की रक्षा के नाम पर तुम्हें मरना होगा। सरिता भागकर नदी में कूद पड़ती है। पीछे पीछे भैंसे पर सवार चीवर पहने शिवाजी उसके मुंह से अजगर की तरह आग की लपटें निकल रही हैं। उस आग से नदी के पानी में भी आग लग गई। सरिता पूरी ताकत से बचाओ बचाओ चिल्लाना चाह रही है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन को कसकर अपने पंजे में कोई दबाए हुए है। घबराकर उसने अपनी आंखें खोली। वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ आने वाली अनहोनी की आशंका थी। सुबह सुबह शिवाजी सिंह आधमकी। अपने लाख बचना चाहा भैया, कोई जाने को तैयार नहीं हो रही है। शिवाजी ने आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं, सिर्फ आधे घंटे में वापस हो आना। उन्होंने ये भी बताया कि भाषण देने के लिए तो आधा दर्जन नेत्रियां तैयार हैं, लेकिन इससे वो तमाम लोग अपनी राजनीति साधने के फिराक में लग जाएंगे। चूंकि ये भारतीय संस्कृति की रक्षा का मामला है, इसलिए वे नहीं चाहते कि कोई नेताबाजी इसमें हो। इसमें एक आम भारतीय नारी की आवाज़ होनी चाहिए, इसलिए वे सरिता पर इतना जोर दे रहे थे। झिझकते और सहमते हुए सरिता उनके साथ जाने को तैयार हो गई। चलते समय वो सोच रही थी कि इस आधे घंटे को मैं समूची जिंदगी से नोच डालूंगी।
जब शिवाजी सिंह की मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और वो थोड़ी संभल कर पीछे बैठी तो उसके सीने में एक फूंक सी उठ रही थी। अविनाश जी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। कचहरी पर धरना था। 40-50 महिलाएं वहां इकट्ठा थीं। उनका रूप रंग देखकर लग रहा था जैसे उन्हें दिहाड़ी पर बुलाया गया हो। सरिता को इन्हीं महिलाओं को लेकर भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी थी। शिवाजी सिंह उसे उन भारतीय संस्कृति रक्षा दल के सामने खड़ा कर खुद ज्ञापन टाइप कराने चले गए। सरिता को कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि वो क्या करे। सामने स्लेट की तरह भावहीन चेहरा लिए हाथ में बैनर थामे वे महिलाएं खड़ी थी जिनके सामने उसे भाषण देना था। वो चाहती थी कि शिवाजी सिंह के लौटने से पहले वो अपना दायित्व खत्म कर ले। गला खंखाकर उसने कहना शुरू किया, बहनों, आज हमारी संस्कृति पर। तभी उधर से एक लंबा चौड़ा 6 फुट का दारोगा आकर उसके सामने खड़ा हो गया। सरिता ने देखा कि सड़क के उस पार 8-10 पुलिस वाले खड़े हैं और कौतिक से उसकी ओर ताक रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ? धरना, जुलूस? आपको पता नहीं शहर में 144 लागू और ये सब करना गैर कानूनी है? जी जी, मैं तो आप भाषण दे रही थी, इन महिलाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। अभी महिला पुलिस आती होगी। आप तमाम लोगों को शांति भंग करने के प्रयास में गिरफ्तार किया जाता है। सारे पुलिस वाले उस मजमे के इर्द गिर्द खड़े हो गए। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वहां जमा महिलाएं आपस में खुसर फुसर कर रही थी, लेकिन उनमें कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। शायद उन्हें पहले से ऐसी स्थिति के बारे में पता था। देखिए सर, मैं तो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। वो तो शिवाजी भैया। वो लगभग रुआसी हो उठी। उस 6 फुट दरोगा ने एक बाज नज़र से सहमी सरिता को देखा। आपको जो भी कहना है थाने में चलकर कहिएगा। थाना? सरिता के हाथ पैरों में कपकपी हो आई। उसके खानदान में आज तक किसी ने थाने का मुंह नहीं देखा। भैया की कल्पना करके वो सिहर उठी। क्या बीतेगी उन पर? वो सिसक पड़ी। दरोगा और पैनी नजरों से उसे घूरता रहा जब तक उसे सामने से शिवाजी सिंह आते दिखे। वो लपक कर उनके पास पहुंची। भैया, भैया, ये लोग कह रहे हैं। शिवाजी सिंह उसे लेकर थोड़े किनारे आ गए। देखो सरिता, यहाँ प्रेस वाले भी हैं। यदि तुम इस तरह करोगी तो लगेगा जैसे सारा मामला अरेंज्ड है। ये तो रूटीन मामला है। 107 का केस भी तो कुछ होता है क्या? यहाँ से थाना और फिर सीधे छुट्टी। नहीं भैया, मैं थाने नहीं जाऊंगी। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। सरिता लगभग गिड़गिड़ाने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर शिवाजी सिंह भी घबरा गए। तुम तो बेइज्जती करा दोगी। खैर, रुको, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर तक वे उस दारोगा से एकांत में बतियाते रहे। फिर दरोगा उसके पास आया और अपनी भारी और डरावनी आवाज़ को भरसक मुलायम करता हुआ बोला, आप घबराइए नहीं, अभी महिला पुलिस नहीं आई है, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन आप पढ़ी लिखी होकर ये सरिता को अपने समूचे शरीर में उस दारोगा की आंखें चुभती सी महसूस हुई। जी जी, मुझसे गलती हो गई, अब आइंदा। दारोगा अपनी डायरी निकालता हुआ बोला, अच्छा चलिए अपना नाम पता बताइए। सरिता ने घबराकर शिवाजी सिंह की तरफ देखा। घबराइए मत, ये सिर्फ मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए है। आखिर मैं भी कानून के अंदर ही काम करता हूँ। कल को कोई दिक्कत हो जाए तो बता दो सरिता, कोई बात नहीं, दारोगा साहब अपने ही आदमी हैं। शिवाजी ने उसे हौसला दिया। सरिता की इच्छा हुई कि वो शिवाजी सिंह का मुंह नीच ले। आप तो हैं ही, आपके कारण ही तो आज मैं अपना नाम पता उस दरोगा को बताकर जब वो शिवाजी सिंह की मोटरसाइकिल पर बैठी तो उसे महसूस हुआ कि सीट पर बेजान लाश रखी है। दारोगा तो आत्मा तो उस डायरी में बंद हो गई जिसे दारोगा अपनी मूंछों में हंसते हुए पढ़ रहा था। विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर ही उसे अविनाश दिख गया। वो वहीं उतर गई। अविनाश उसे देखकर उसके पास आ गया। उसने सवालिया नजरों से सरिता की तरफ देखा। अविनाश, ये शिवाजी हैं। सरिता की एक थकी सी आवाज़ निकली, और ये हैं अविनाश, मेरे शहर के हैं। थोड़ा अटकते हुए उसने कहा, अच्छा अच्छा, किस विभाग में हो? कोई दिक्कत हो तो बताना। बिना जवाब सुने धुआं उगलती उनकी बाइक स्टार्ट हो गई। सरिता ने महसूस किया कि वो छूटा हुआ धुआं उन दोनों के बीच बहुत ठोस शक्ल में उपस्थित था। कहाँ गई थी उनके साथ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। ओफो, आप भी? रमोला की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में है बेचारी, उसी को देखने गई थी। सेकंड के 100वें हिस्से में सरिता ने सोच लिया था। अविनाश का सिर भन्ना गया। वो अभी उसे ढूंढने जब उसके छात्रावास गया तो रमोला ने ही उसे बताया था कि दीदी नहीं है, अभी सुबह ही निकली हैं। फिर वो अस्पताल में कैसे? सरिता साफ झूठ बोल रही थी, लेकिन वो उस पर जाहिर कैसे
जाहिर करके उसे अपराध बोध में नहीं डालना चाह रहा था। उसने यूं ही पूछ लिया, कैसी तबीयत है? लड़की को लगा वो रमोला के बारे में पूछ रहा है। बोली, ठीक है, जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। अविनाश ने भी उसे जल्दी छुट्टी दे दी। कहा, तुम चलो, मैं शाम को मिलता हूँ। अगले 2 दिन तक वो लड़की से नहीं मिल पाया। कुछ तो उसकी व्यस्तताएं और कुछ वो सवाल कि आखिर उसने उससे झूठ क्यों बोला। शहर के हालात भी ठीक नहीं थे। चारों ओर संस्कृत की रक्षा का बोलबाला था। एक छात्र संगठन ने वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रेमियों को गधे पर बिठाने का ऐलान कर रखा था। ऐसे में सरिता के साथ घाट पर बैठना भी मुनासिब नहीं था। चौथे दिन जब वो अपनी इसी उधेड़-बुन में था तो सरिता लगभग परेशान परेशान सी उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आई। कहाँ हैं आप? मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे। अविनाश ने उसे लाचारगी से देखा। मैं कहाँ हो सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा। दोनों आमने सामने टेबल पर बैठे, तभी अचानक सरिता हड़बड़ाकर उठ गई। आप बैठिए, मैं अभी आई। बाहर वही दरोगा खड़ा था। उसने बताया कि वो उसे ढूंढते हुए हॉस्टल आया था और वहीं से पता चला कि वे लाइब्रेरी गई हैं, तो यहाँ तक चला आया कि चलो मिलते ही चलते हैं। लड़की की इच्छा हुई कि वो पूछ ले क्यों मिलना चाहते हैं, परंतु झिझक और आतंकवश चुप रही। वह दरोगा आराम से एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। वह इतना बदतमीज था कि उसने लड़की से बैठने तक के लिए नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब अविनाश सरिता को ढूंढते हुए मुख्य कक्ष में आया तो उसे इस किस्म की बेहूदगी बड़ी विचित्र लगी। वो 6 फुट का आदमी आराम से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था और सरिता यूं ही खड़े खड़े उसे एंटरटेन कर रही थी। अविनाश काफी देर तक किताब ढूंढने के बहाने कनखियों से अदृश्य सा दृश्य देखता रहा। उसे पता था कि सरिता भी उसे देखने और खींचने को नोटिस कर रही है, लेकिन उसकी तरफ से कोई संकेत नहीं मिल पा रहा था। दारोगा ने लड़की को बताया कि महिला दरोगा के सामने वो सारी गिरफ्तार महिलाएं ये बयान दे रही थी कि उनकी नेता कोई विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा है। वो तो तफ्तीश पर उतारू हो गई थी, लेकिन उसके कहने से बात संभल गई, नहीं तो आज उसे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती। दरोगा ने यह भी कहा कि उसे हम जैसे दोस्तों के होते हुए किसी किस्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। लड़की खिसियानी हंसी हंसते हंसते थक चुकी थी। वो इतनी बार थैंक यू कह चुकी थी कि उसे अब ये शब्द बहुत अर्थहीन और खोखले लग रहे थे। दरोगा ने फिर उसमें जोड़ा कि केवल थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, उसे इस एवज में कम से कम कॉफ़ी तो ऑफर करनी ही चाहिए। लड़की अजीब मुसीबत में थी। हाँ कहकर अविनाश को रुस्वा नहीं करना चाहती थी और न कहने से दरोगा नाराज हो जाता। ठीक है, मैं किताबें जमा करवा के आती हूँ, आप बैठिए। हाँ हाँ ठीक है, आप आराम से आइए। किताबें समेटते हुए थोड़ी देर के लिए अविनाश के पास रुकी। उससे कहा कि वो शाम को हॉस्टल आ जाए। अविनाश पूछना चाहता था कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, कौन है ये आदमी, लेकिन सरिता जल्दी जल्दी किताबें समेट कर निकल गई। कोई खास परिचित है क्या वो लड़का? लाइब्रेरी से निकलते हुए दरोगा ने कुछ ऐसी आवाज़ में पूछा कि यदि वो हाँ कह देगी तो आज कुछ अनर्थ हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही मेरे शहर का है। सरिता ने जब ये कहा तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की आखिरी बूंद तक निचुड़ चुकी है। अविनाश काफी उलझन में था। कुछ अघट सा घट रहा था उसके साथ। कोई अनहोनी थी तो उसके साथ हो रही थी। कोई अदृश्य शक्ति जबरदस्ती उसे किसी खेल में शामिल किए जा रही थी, जिस खेल के नियम उसे पता नहीं थे, और कोई जबरदस्ती उसे ऊंचे दांव लगवा रहा था जिसमें उसका हार जाना तय था। सरिता अब उससे मिलते समय अधिकांश समय नजरें नीचे किए रहती। उस 6 फुटे के बारे में सोचते हुए उसने बताया कि वो एक दरोगा है जिसने उसे एक विपरीत परिस्थिति से बचाया था। उस विपरीत परिस्थिति के बाबत उसने बताया कि एक बार रमोला और वो गदौलिया गए थे। वहाँ कुछ लड़के रमोला को छेड़ने लगे तो इस दरोगा ने पहुंचकर वहाँ उन लोगों से बचाया था। रमोला डर गई कि शिवाजी भैया को पता चल गया तो उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। दारोगा रिपोर्ट लिखने पर अड़ा हुआ था, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट मानकर उसने मामला रफा दफा कर दिया। अविनाश जानता था कि ये सब झूठ है। उसने कहा भी कि इसमें शिवाजी सिंह रमोला की पढ़ाई क्यों छुड़वा देंगे, आखिर इसमें रमोला की क्या गलती है। उसे शिवाजी सिंह से साफ साफ बातचीत करनी चाहिए। जवाब में सरिता ने इतना ही कहा, आप शिवाजी सिंह को नहीं जानती। अविनाश वाकई शिवाजी सिंह को नहीं जानता था। वो सरिता को भी ठीक से कहाँ जानता था।
वो सरिता के उस इंजन ड्राइवर भाई को भी नहीं जानता था जो आगे सरिता की पढ़ाई के डिब्बे को खींचने में असमर्थ था। वो ये भी नहीं जान पाया कि एक असुविधाजनक स्थिति से निकालने वाला वो दरोगा कब सरिता के लिए सुविधाओं का बायस हो गया। रेलवे रिजर्वेशन हो या सिनेमा की टिकट दुकानों में खरीद कर डिस्काउंट का मामला हो या किसी कार्यक्रम का पास उपलब्ध कराना हो, वो दरोगा एक कप कॉफ़ी पीने के नाम पर चुटकियों में कर सकता था। अविनाश उसे समझाना चाहता था कि वो उसके सामने बैठे हुए कॉफ़ी के कप में उसका खून पीता है, ये ठीक नहीं है। जवाब में सरिता ने कहा कि वो बेकार ही उन जुनून सूझता है, वो दरोगा तो शादीशुदा है। सरिता कई बार अविनाश से भी साथ कॉफ़ी पीने चलने को कहती। वो दृढ़ता से मना करता और सरिता खींच जाती। अविनाश उससे बातें करता तो उसे खुद महसूस होता जैसे वो मीलों दूर से बातें कर रहा है। वो दरोगा के धूर्तताओं और क्रूरताओं के किस्से सुनाना चाहता, लेकिन उसे महसूस होता है ऐसा करके स्वयं की कमजोरी और बुज़दिली ही जाहिर करेगा। वो किसी से गुहार करना चाहता था कि उसे बचाया जाए, लेकिन किससे वो समझ नहीं पाता। उसे अपने हाथों में ताकत महसूस होती थी और वो आवाज़ जिसे उसे सबसे ज़्यादा यकीन था इतनी खोखली वो बेजान लगती कि अपने आप तक को आश्वासन नहीं दे पाता। इस समूचे समय सिर्फ उसके पास पैर थे जिसे घसीटता हुआ अपने हॉस्टल से सरिता के हॉस्टल तक आता था, और उसे हमेशा महसूस होता था कि एक दिन वो दरोगा की बाइक से कुचला जाएगा। सरिता उससे अब सिर्फ अपनी तकलीफ़ों के बारे में बात करती। वो कोई रूहानी या रूमानी तकलीफ़ें नहीं थी, उसकी परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी थी। अब वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसे अपने पैरों से बहुत काम लेना था, उन पर खड़ा होना था, बहुत दूर तक जाना था। इसलिए वो अविनाश के साथ घिसट नहीं सकती थी। रिक्शा 100 सवारी थी जिस पर चढ़कर वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता था जहाँ उसे जाना था। उसने एक दिन बताया कि उसे जनखिया या जखनी ऐसी ही किसी जगह जाना है। वहाँ शिवाजी सिंह के किसी रिश्तेदार का कोई कॉलेज है। वहाँ उसकी अस्थायी नियुक्ति हो गई है। अविनाश को समझ में आ रहा था कि उसकी स्थायी छुट्टी हो रही है। उसने उससे कुछ कहा नहीं। एक दिन शाम को जब उससे मिलने गया तो गुनाहों का देवता लेता गया। कभी सरिता ने कहा कि उसे ये उपन्यास बेहद अजीज है और उसे पढ़कर घंटों रोई थी। सरिता ने वो उपन्यास देखा और वापस करती हुई बोली, जिंदगी उपन्यास नहीं होती। अविनाश ने सुना, अच्छा प्रयास है लेकिन अब मुझ पर असर नहीं होगा। सरिता के जाने के बाद वो यूं ही कुछ दिनों तक शहर में भटकता रहा। वो उन सारी जगहों पर यूं ही निरुद्देश बैठा रहा जहाँ कभी सरिता के साथ आया करता था। एक दिन सारनाथ भी हो आया और उसी लॉन पर देर तक बैठा रहा जहाँ से भिक्षु ने उन्हें भगाया था। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बावजूद उसे वहाँ से भगाने कोई नहीं आया। उसे कहीं से कोई नहीं भगा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि बचना है तो भागना है। और ऐसे ही एक दिन जब उसकी बीए की परीक्षा खत्म हुई तो वो बचने के ख्याल से भागा और भागकर दिल्ली आ गया। लेकिन शहर बदलने से स्मृतियाँ नहीं बदल जाती। एक जख्म भर गया था, इधर लेके आ गया। बनारस लौटने पर अविनाश की इच्छा केवल उसे एक बार देख लेने भर की थी। उसके एक पुराने दोस्त सतीश राय ने बताया कि पिछले दिनों वो लंका में दिखी थी, किसी के साथ मोटरसाइकिल पर जाती हुई। वो शाम यूं ही निरुद्देश लंका पर टहलता रहा, हर एक दुकान के सामने ठहर कर घूरता कि अचानक यूं ही दिख जाए तो कैसा रहे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आखिर थक कर पहलवान की चाय दुकान पर बैठ गया। बनारस के दिनों में यही उसका अड्डा था जहाँ वो अपने दोस्तों परिचितों से मिलता था। आज भी उसे अपने कुछ परिचित इधर उधर दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी से भी हुलस कर मिलने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। पहलवान भी उस पर एक उचटती सी दृष्टि डाली। गुरु, बहुत दिन बाद, कहीं बाहर रहत रहू का? उसने सिर्फ स्वीकृति में सिर हिला दिया। देखो, एक त्योहार पुरानी संगीन आवता। उसने चौंक कर देखा। पॉलिटिकल साइंस वाले तिवारी जी थे। तिवारी जी वाकई उससे ऐसे मिले जैसे जन्मों के बिछुड़े हों। यहाँ रहते हुए तिवारी जी से उसकी वैसी घनिष्ठता नहीं थी, लेकिन दूरियों ने शायद दोनों को नज़दीक ला दिया था।
तिवारी जी ने कहा, अरे गुरु, वो लड़की जिसके साथ आप घूमते थे आजकल यही है, त्रिवेणी हॉस्टल में। परसों मिली थी हमसे, थीसिस जमा करवाना है उसको। अविनाश का दिल धड़कने लगा। तिवारी जी लगातार बोले जा रहे थे। हमने पूछा भी कि आजकल अविनाश कहाँ है, तो कुछ जवाब नहीं दिया। कौनो झगड़ा उगड़ा? तिवारी जी रौ में बोले जा रहे थे। उनके साथ एक और लड़का था जिससे अविनाश पहचानता न था। वो उत्सुकता से अविनाश को देख रहा था। उसने एक बार पूछा भी कि कौन लड़की? तिवारी जी, अरे एक है ना, संस्कृत में रिसर्च स्कॉलर थी, अभी कहीं पढ़ाती हैं। कौन? सरिता दी। अविनाश का चेहरा फक पड़ गया। ये कौन लड़का है और उसको कैसे जानता? हाँ हाँ, वही। अरे मैं तो उनको जानता हूँ, वो शिवाजी भैया से परिचित हैं। न रमेंद्र भैया, वही तो आजकल उनका थीसिस टाइप करवा रहे हैं। अभी ही तो गई हैं हॉस्टल। अविनाश जल्दी जल्दी वहाँ से उठ जाना चाह रहा था, लेकिन तिवारी जी न जाने आज किस जन्म का बदला लेने पर उतारू थे। तो ये तो अच्छी बात है, इनसे भी मिल लीजिए आप। ये अविनाश हैं, आपकी सरिता दी के भूतपूर्व प्रेमी। अविनाश अब झटके से उठ खड़ा हुआ। अच्छा तिवारी जी, अब मैं चलूँगा, कल फिर मिलते हैं। वो तेजी से वहाँ से बाहर निकल आया। उसे लगा कि वो लड़का भौंचक होकर उसे घूरता रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। त्रिवेणी हॉस्टल, वो यही है। चंद कदमों के फासले पर उसे त्रिवेणी हॉस्टल का फ़ोन नंबर याद था। कुछ देर यूं ही उधेड़ बुन के बाद आखिरकार उससे रहा नहीं गया। धड़कते दिल से उसने नंबर मिलाया। हेलो, सरिता सारस्वत से बात करनी है जी। रूम नंबर तो पता नहीं, संस्कृत के रिसर्च स्कॉलर है। थोड़ी देर में सरिता फ़ोन पर थी। अच्छा, आप कब आए? कैसे हैं? ठीक हूँ, मुलाकात हो सकती है क्या? उधर थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। अच्छा ठीक है, कल 4 बजे हॉस्टल गेट पर आ जाइए। कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही आ जाऊँगी। देर मत कीजिएगा। हाँ, ठीक 4 बजे। सारी रात अविनाश को नींद नहीं आई। सुबह से लेकर 4 बजे तक का समय उसे 4 दशक जितना लंबा लगा। वो पौने 4 बजे ही त्रिवेणी हॉस्टल के बाहर था। ठीक 4 बजे सरिता गेट से निकलती दिखाई दी। वो मुस्कराया, वही तिरछी मुस्कान। जवाब में सरिता और चौड़ा मुस्कराई। लेकिन ये क्या? उसकी तरफ न आकर सड़क पार कर किसी तरफ जा रही है। वहाँ मोटरसाइकिल पर एक दुबला पतला लड़का बैठा था। वहाँ जाकर सरिता और ज़्यादा मुस्कुराई। यहाँ आइए, आइए ना, वो अविनाश को ही बुला रही थी। वो धड़कते दिल और बुझे कदमों से वहाँ पहुँचा। सरिता लगभग खिलखिलाने की हद तक मुस्करा रही थी। इनसे मिलिए, ये है रमेंद्र। जैसे आप मेरे भूतपूर्व हैं, वैसे ये अभूतपूर्व मित्र हैं। समूची थीसिस 4 दिनों में ही इन्होंने टाइप करवा दी है। और ये है अविनाश। अविनाश के कान जल रहे थे। रात में तिवारी जी के साथ जो लड़का था, वही ये भूतपूर्व अभूतपूर्व वाली बात उठी थी। वो सफाई देना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान सूख चुकी थी। रमेंद्र नाम के उस लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया। अरे अविनाश जी, सरिता जी अक्सर आपकी बातें करती हैं। काफ़ी दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी। हाथ मिलाते हुए अविनाश के हाथ से पसीना निकल आया। वो लाचारगी और बेचारगी में दोनों को देख रहा था। थोड़ी देर तक रमेंद्र नाम का वो शख्स अविनाश से पढ़ाई लिखाई करियर के बारे में पूछता रहा। वो सिर्फ हाँ हूँ कर पा रहा था। उसका चेहरा इतना बेचारा और दयनीय लग रहा था कि सरिता को कहीं न कहीं अपराध बोध सा होने लगा। थोड़ी देर में रमेंद्र ने कहा, ठीक है सरिता जी, चलिए मैं आपको कंप्यूटर सेंटर तक छोड़ देता हूँ। अंतिम अध्याय का प्रूफ देख लीजिए। अविनाश का कलेजा मुंह को आ गया। उसको एकदम यकीन नहीं था कि लड़की अभी मोटरसाइकिल पर बैठेगी और उसके मुंह पर धुआं छोड़ती हुई अपनी सैंडल से उसके कलेजे को मसलते हुए निकल जाएगी। लेकिन तभी लड़की ने कहा, नहीं रमन जी, मैं खुद चली जाऊंगी वहाँ। मैं थोड़ी देर तक इनके साथ हूँ, मैंने बुलाया है इन्हें। अविनाश को जैसे अविनाश ने को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी इच्छा हुई कि वो लड़की से कहे कि वो नहीं जानती कि आज उसने उसके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। इस एक वाक्य के लिए जो अभी उसने इसके समर्थन में कहा है, वो जिंदगी भर उसको अपने हसीन सहारे के रूप में याद रखेगा। अविनाश ने गौर किया कि इस वाक्य से रमेंद्र नाम के उस अभूतपूर्व मित्र के चेहरे पर धुआं फैल गया। उसकी आवाज़ अजीब रूप से कैसैली हो गई। ठीक है सरिता जी, तो मैं चलता हूँ। आप भी अपने पुराने दोस्त को ताज़ा कीजिए। बिना हाथ मिलाए ही वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हुआ चला गया। उसका जला हुआ चेहरा अविनाश को हर्षा गया। वो वैसे ही तिरछा मुस्कुराता हुआ सरिता से मुखातिब हुआ, कैसी हैं आप?
सरिता ने संबोधन के बदलाव पर कोई गौर नहीं किया और ना ही मुस्कान के तिरछेपन की कोई नोटिस ली। चलिए चला जाए। कहाँ? यूं ही बाजार तक, मुझे कुछ काम है। दोनों साथ चले, परंतु सिर्फ कदमों में। साथ चलने जैसी कोई बात उनमें नहीं थी। साथ चलने जैसी क्यों, कोई बात करने जैसी कोई बात भी नहीं थी। साथ चलने जैसी ही क्यों, कोई बात करने जैसी कोई बात भी नहीं थी। अविनाश यूं ही कोई गाना गुनगुनाने लगा। लड़की ने बरज किया, सड़क पर चलते हुए गाना नहीं गाना चाहिए। अविनाश को याद था, ये गाना अक्सर लड़की गुनगुनाया करती थी। रही न- वो एक हैंड बैग या थैले की तरह बाजार में लड़की के साथ ढूंढता रहा। लड़की बार बार उसके रोजगार के बारे में पूछ रही थी। वो बार बार बता रहा था कि यूं ही समय कट रहा है। लड़की अपने कॉलेज के अनुभव बता रही थी। वो बेमन से उसे सुन रहा था। लौटते हुए अविनाश को शरारत सूझी। वो लपक कर एक रिक्शे में चढ़ गया। लड़की एकदम से अकबका गई। रिक्शे की क्या ज़रूरत है, पैदल चल सकते हैं। नहीं, मैं थक गया हूँ। वैसे भी दिल्ली में पैदल चलने की आदत छूट जाती है। लड़की खींचती हुई रिक्शे में बैठी। अविनाश वैसे ही फैल कर बैठा रहा। उसके कंधे लड़की के कंधे को छू रहे थे। उफ, आप इस तरह क्यों बैठे हैं नवाबों की तरह? मैं पहले भी भिखारियों की तरह नहीं बैठता था। अविनाश मुस्कराया। लेकिन तुम इस तरह सिकुड़ कर क्यों बैठी हो? नहीं, ठीक है। लड़की ने अपने कंधे छोड़ दिए। शाम लगभग गहरा चुकी थी। रिक्शा जब वीसी आवाज़ से आगे बढ़ा तो यूं ही अविनाश ने अपने हाथों को फैलाकर रिक्शे की पुश्त को पीछे कर लिया। सड़क सुनसान थी। लड़की को लगा जैसे अविनाश उसके कंधे पर हाथ रखने वाला है। उसने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन अविनाश ने अपने हाथ पुश्त पर से हटाए नहीं। लड़की यूं ही इंतजार में आंखें बंद किए रही। दोनों के शरीर इतने पास थे कि कभी भी सिमट कर समा सकते थे। अविनाश ने गौर किया कि लड़की की सांसें भी तेज चल रही हैं। त्रिवेणी हॉस्टल आ गया था। रिक्शे के थमने पर लड़की जैसे नींद से जागी। थोड़ी देर तक यूं ही निस्पंद बैठी रही, जैसे मीलों दूर से लौटने की थकान हो। फिर धीरे से रिक्शे से उतर गई। अच्छा, गुड नाइट, उसने एकदम धीरे से कहा। अविनाश रिक्शे पर ही बैठा रहा। उसने पूछा, कल मिलोगी? नहीं, मुझे कल जाना है। और वो तेज़ी से हॉस्टल के भीतर चली गई। अब कहाँ भैया? रिक्शे वाले ने पूछा। कहीं नहीं भाई, कहते हुए वो भी रिक्शे से उतर पड़ा। कितना पैसा हुआ? अरे चलिए ना, आपों के हॉस्टल छोड़ दें। अविनाश फिर से रिक्शे पर बैठ गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो उतर गया। छोड़ो, इतने बड़े रिक्शे में अकेले जाना ठीक नहीं लगता। का भैया, का कहें? रिक्शा वाला अचकचा गया, लेकिन अविनाश ने उसे समझाने की कोई कोशिश नहीं। थैंक यू सो मच।